नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, रीट परीक्षा 2022 23 और 24 जुलाई को 2 पारियों में आयोजित होगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होगी, जो 12:30 बजे तक चलेगी, और दूसरी पारी की परीक्षा जो है वो दोपहर 3 बजे शुरू होगी और शाम 5:30 तक चलेगी। सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में कुल 1376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 15,66,992 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। लेवल 1 की परीक्षा देने वाले 4,01,006 अभ्यर्थी हैं और लेवल 2 की परीक्षा देने वाले 12,94,186 अभ्यर्थी हैं। दोनों लेवल की परीक्षा देने वाले 1,28,200 अभ्यर्थी हैं। तो आपको बता दें कि रीट की परीक्षा का सबसे ज्यादा असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। इसके लिए राजस्थान रोडवेज के अलावा अब उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी अभ्यर्थियों के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रीट के लिए अनारक्षित रेल चलाई जा रही है, साथ ही चुनिंदा रेलों में डिब्बे बढ़ाए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो। रीट की इस परीक्षा में 15,66,000 से ज्यादा अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। प्रदेश में राज्य सरकार ने इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राजस्थान रोडवेज की सभी बसों को अभ्यर्थियों के लिए फ्री कर दिया है, लेकिन 3,000 बसें अपर्याप्त हैं। ऐसे में रेलवे भी अभ्यर्थियों के लिए आगे आया है। रेलवे की ये सेवाएं केवल रीट के आयोजन तक ही रहेंगी। परीक्षा के परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 3 स्पेशल गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। पहली रेल सेवा हिसार से खातीपुरा हिसार के बीच में चलेगी, दूसरी रेल सेवा दिल्ली से सीकर के बीच में चलेगी और तीसरी ग्वालियर से ढेरका बालाजी जयपुर के बीच में चलेगी। इसके अलावा जयपुर से सादलपुर के बीच में जो गाड़ी चलती है उसका हनुमानगढ़ तक विस्तार 3 दिन के लिए किया गया है। इसके अलावा 13 जोड़ी रेल सेवाओं में 17 डिब्बों की भी बढ़ोतरी की गई है। ये सारी सुविधाएं रीट के परीक्षार्थियों के लिए की गई है और इन परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि कृपया उचित टिकट लेकर सफर करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। तो रीट की परीक्षा 23 और 24 जुलाई को होनी है। 2 दिनों में 2 पारियों में परीक्षा होगी और आपको बता दें कि करीब 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में शामिल होंगे। राजस्थान सरकार रीट यानी अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। पिछली परीक्षा में पेपर लीक और नकल की शिकायतों पर सरकार की हुई किरकिरी के बाद सरकार इस बार रीट की परीक्षा में कोई चूक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। महापरीक्षा, प्रशासन की महातैयारी। महापरीक्षा, नकल गिरोह पर पूरी नजर। महापरीक्षा इस बार होगी फुल प्रूफ। रीट परीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा। तारीख तय है 23 और 24 जुलाई। तैयारी पूरी है। महापरीक्षा यानी रीट परीक्षा 2022 को लेकर 1,376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 15,66,992 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस बार महापरीक्षा को फुल प्रूफ बनाने की तैयारी कैसी है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले जरा देख लीजिए रीट परीक्षा 2022 की एबीसीडी। 23 और 24 जुलाई को 2 पारियों में होगी परीक्षा। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर को 3 बजे से 5:30 बजे तक। सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा होगी। पूरे प्रदेश में कुल 1,376 परीक्षा केंद्र, कुल 15,66,992 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड। लेवल 1 की परीक्षा देने वाले 4,01,006 अभ्यर्थी, लेवल 2 में परीक्षा देने वाले
12,94,186 अभ्यर्थी, दोनों लेवल की परीक्षा देने वाले 1,28,200 अभ्यर्थी। रीट की परीक्षा के दौरान कोई कमी न रहे, किसी तरह की कोई लापरवाही न हो और पिछली परीक्षा के दौरान हुई नकल और पेपर लीक की घटनाएं तो किसी भी सूरत में न हो। इसके लिए सरकार ने रीट परीक्षा के आयोजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई कमेटी को फ्री हैंड दिया है। क्या खास इंतजाम किए गए हैं रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान, आइए एक नजर डालते हैं। रीट महापरीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सेंटर पर ड्यूटी के दौरान स्मार्ट मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं। सेंटर प्रभारियों को साधारण कीपैड मोबाइल ले जाने की अनुमति। वहीं परीक्षा सेंटर पर प्राइवेट या निजी व्यक्ति की ड्यूटी नहीं। महापरीक्षा के निरीक्षण के लिए सतर्कता की टीमों का गठन। प्रश्न पत्र, OMR शीट, परीक्षा केंद्रों की पुख्ता सुरक्षा। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। परीक्षा संबंधी कार्य में प्रयुक्त हर वाहन होंगे GPS युक्त। परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग पुलिस अभय कमांड सेंटर से की जाएगी। राजस्थान में 23 और 24 जुलाई को रीट की महापरीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान की सरकार ने तमाम संसाधनों के साथ में इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव स्तर की कमेटी का गठन भी किया है। हालांकि सरकार के मंत्री खुद इस पूरी परीक्षा के दौरान अलर्ट मोड पर रहेंगे और सरकार पूरी अलर्ट मोड पर इस परीक्षा को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। दरअसल इस बार सरकार की पूरी तैयारी है, क्योंकि रीट महापरीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा से कम नहीं। रीट की परीक्षाओं के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल की कमेटी काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कलेक्टर SP की देखरेख में ये काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इस बार जो प्रबंध किए गए हैं, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई नकल करने की हिमाकत करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने ये कहा था कि मैं ऐसा सख्त कानून बनाऊंगा कि कोई नकल करने का दुस्साहस नहीं करेगा। उन्होंने जो कानून बनाया है उसके अंतर्गत 10 से लेकर 12 साल तक की जेल का प्रावधान है, 10 करोड़ का मुआवजे का प्रावधान है। बहरहाल सरकार की मंशा साफ है कि रीट अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही न हो, क्योंकि पिछली परीक्षा में पेपर लीक की घटना ने सरकार की किरकिरी की थी, जिसके चलते सरकार को विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक घेरा था। और अब जब 1 साल बाद सरकार चुनावी मोड में जा रही है, तो ऐसे में सरकार किसी तरह की चूक नहीं चाहती है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि पूरी पारदर्शिता के साथ रीट की पात्रता परीक्षा को सफल बनाया जाए, ताकि लोगों में यह मैसेज जाए कि सरकार जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन राजस्थान में करती आई है। सरकार की मंशा यह भी है कि आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में सरकार नहीं चाहती पिछली रीट की भर्ती की तरह राजस्थान की सरकार की वर्तमान रीट परीक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई किरकिरी हो। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए। लवली, क्या जानकारी, तैयारी पूरी कर ली गई है अगले 2 दिनों के लिए? देखिए, बिल्कुल तैयारी पूरी है और स्ट्रांग रूम में पेपर पहुंचने का जो सिलसिला है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो शुरू होने जा रहा है कुछ देर बाद। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्ट्रांग रूम है वो पुलिस थानों के अंदर और उनके आसपास के इलाकों के अंदर बनाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, पुलिस लाइन के अंदर मौजूद रहेंगे पेपर। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 पारियों में ये परीक्षा जो है वो आयोजित होगी। पहली पारी में लेवल 1 का पेपर होगा, दूसरी पारी में लेवल 2 का पेपर होगा। दोनों दिन तक ये सिलसिला जो है वो कमोबेश जारी रहेगा। जिन्होंने कंबाइन अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है लेवल 1 और लेवल 2, तो उनका पहले दिन ही यानी कि 23 तारीख को अगर किसी का लेवल 1 में नंबर आ रहा तो वही लेवल 2 में भी 23 तारीख को इसका नंबर पेपर के लिए आएगा। और ये पेपर का जो प्रक्रिया है ये लगातार पूरे दिन भर चलेगी, 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे 2:30 बजे तक, और उसके बाद में 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे के आसपास तक ये पेपर जो है वो चलते रहेंगे। 2 घंटे पहले परीक्षार्थियों को जो है अपने सेंटर पर पहुंचना रहेगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो इंतजाम किए गए हैं चेकिंग से जुड़े हुए और जो इंतजाम है उनकी जांच पड़ताल के लिए 2 घंटे से पहले पहुंचने के लिए कहा गया है। 1 घंटे पहले प्रवेश जो है वो सेंटर पर दिया जाएगा परीक्षार्थियों को। पूरे शहर के अंदर, जयपुर शहर की अगर बात करें
और प्रदेश की बात करें तो कुल 33 जिलों के अंदर 1376 सेंटर बनाए गए, जहां पर 15,66,992 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हैं, जिनके लिए इंतजाम जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से किया गया। बड़ी बात यह है कि नकल करने वाले जो लोग होंगे, मुन्ना भाई जो होंगे, उन पर विशेष निगरानी रखने के लिए टीमें जो है वो टीम में मौजूद रहेंगी। पिछली बार सरकार की रीट एग्जाम की वजह से किरकिरी हुई थी। तो लवली, ये कितनी बड़ी चुनौती है इस बार नकल मुक्त परीक्षा करवाना, क्योंकि देखिए गिरफ्तारी शुरू हो गई है, एक गिरफ्तारी हुई है। हाँ देखिए, बिल्कुल बाड़मेर से गिरफ्तारी हुई है, एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और इसीलिए ये गिरफ्तारी हुई है कि सरकार जो है वो इस पूरे मामले में फ्री हैंड दे चुकी है मुख्य सचिव स्तर की कमेटी को, जो रीट एग्जाम को का कोऑर्डिनेशन देख रही है पूरे राजस्थान के अंदर। सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है रीट की बैठक में, मुख्यमंत्री ने साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस बार जो बड़े परिवर्तन किए गए वो ये परिवर्तन है, यूपीएससी के जो सेंटर्स हैं राजस्थान के अंदर, उन सेंटर पर एग्जाम हो रहा है। कोई भी निजी व्यक्ति जो है वो अलाउ नहीं होगा सेंटर के अंदर, सेंटर पर कोई स्मार्टफोन अलाउ नहीं होगा, केवल कीपैड वाले फोन जो होंगे वो सेंटर प्रभारी के पास एक फोन रहेगा, ताकि अलर्ट मोड पर कोई भी मैसेज अगर कन्वे करना चाहे या उस तक कोई मैसेज देना है तो वो वहां पर होगा। इस दौरान तमाम कॉल डिटेल्स पर भी जानकारी नजर रखेगी एजेंसी कि कौन जो परीक्षा सेंटर का प्रभारी है वो किससे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये तमाम तरह के अलर्ट जो हैं वो दिए गए हैं। एसओजी, एसीबी, एटीएस तमाम एजेंसियों को सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। पूरे राजस्थान के जो दफ्तर हैं शिक्षा विभाग के, वो दफ्तर शनिवार और रविवार का दिन है, कल और परसों, लेकिन वो तमाम दफ्तर जिले से लेकर के ब्लॉक स्तर तक और बीकानेर का निदेशालय और जयपुर का शिक्षा संकुल, सभी दफ्तर खुले रहेंगे। सभी दफ्तरों में ड्यूटी लगाई गई है। जयपुर शहर के अंदर 11,000 शिक्षकों की जो वीक्षक बने हैं जो ड्यूटी करेंगे, उनकी ड्यूटी का चार्ट जो है वो कल जारी कर दिया गया है। 11,000 जो शिक्षक हैं और कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर लगाई गई है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां सरकार ने की है। हालांकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि ये केवल पात्रता एग्जाम है, ये फाइनली इस एग्जाम को देने के बाद आप शिक्षक नहीं बन जाएंगे, लेकिन आप उसके लिए पात्र हो सकते हैं। तो इसमें नकल की गुंजाइश ना के बराबर है, लेकिन फिर भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार से नकल क्या कोई भी शिकायत इस पूरे एग्जाम के दौरान नहीं आए, किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। सरकार ने अभ्यर्थियों से अपील की है, न्यूज 18 भी अभ्यर्थियों से अपील कर रहा है कि जो बच्चे हैं वो सावधानी से सफर करें। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा है, बस की छतों पर, रेल की छतों पर यात्रा ना करें, उससे उनकी जान माल को हानि पहुंच सकती है। जिस उज्जवल भविष्य के लिए वो घर से निकल रहे हैं, वो सुरक्षित एग्जाम देकर के अपने घर पहुंचे, इसके लिए भी न्यूज 18 लोगों से लगातार अपील कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि शिक्षा संकुल के अंदर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसमें शिक्षा निदेशालय के जो डायरेक्टर हैं और जो तमाम लोग हैं, एसीएस एजुकेशन, ये तमाम लोग जो हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर कि कहीं किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। पुलिस से सहयोग मांगा गया, पुलिस की और से जो एडीजी क्राइम और तमाम जो अधिकारी हैं उनको वो कंट्रोल रूम से नजर रखेंगे। और पहली बार ऐसा होगा कि जयपुर शहर के तमाम सेंटर्स और तमाम जिलों के जो तमाम सेंटर्स के कैमरे हैं, उन्हें अभय कमांड सेंटर, जो कि पुलिस का कंट्रोल रूम होता है जिला मुख्यालय पर, उससे सीधे कनेक्ट किया गया। पुलिस की टीमों को लगाया गया पेपर की पारियों के पहले और बाद तक, कि वो बैठ करके उन कैमरों को विशेष निगरानी में रखेंगे कि वहां पर किस तरह की गतिविधियां हो रही है। उन गतिविधियों पर पूरी नजर रखी जाएगी, ताकि चप्पे चप्पे पर जहां पुलिस बल तैनात नहीं है, वहां तीसरी नजर जो कि कैमरा है, उस कैमरे से नजर अबे कमांड सेंटर के माध्यम से बिल्कुल लवली, अगर देखा जाए तो ये सिर्फ इन अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं है, बल्कि प्रशासन, सरकार और साथ ही साथ बोर्ड, तीनों की अग्नि परीक्षा भी है। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। सरकार ने चुनाव मोड पर जाने से पहले एक ये सरकार की अग्नि परीक्षा है चुनाव से पहले, और सरकार अगर इस अग्नि परीक्षा में पास होती है तो सरकार चुनाव में जाकर के भी लोगों को बताएगी कि उन्होंने बेरोजगारों के लिए रीट की भर्ती निकाली और वो भर्ती को कामयाबी से पूरी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। और अगर कहीं दाग लगता है तो इससे सरकार की बदनामी राजस्थान में न केवल बल्कि पूरे देश में होगी, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार रीट के मसले पर पिछली बार भी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को घेरता रहा है। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती, 1 साल बाद चुनाव है और युवा जो राजस्थान का अंदर सबसे बड़ा वोट बैंक है वो 18 से 40 साल का वोट बैंक है, जिनमें बड़ी तादाद में 16 लाख। चलिए, तो अब इंतजार कल का रहेगा, देखना अहम होगा कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो किस लेवल पर कामयाब हो पाती हैं। उम्मीद यही होगी कि इस बार परीक्षा सही तरीके से हो। बहुत शुक्रिया आपका लवली, तमाम जानकारी के लिए। खबर जैसलमेर से है, जहां जमीन विवाद में खूनी जंग देखने को मिला है। खूनी संघर्ष में एक युवक की हत्या की गई है। लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। गुरुवार रात गांव से बाहर यह विवाद हुआ था। झिंझनियाली क्षेत्र के कोठा गांव की यह घटना। झिंझनियाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है।
जिला अस्पताल की मॉर्चरी में शव को रखवाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जैसलमेर से, जहां जमीन विवाद में खूनी जंग देखने को मिला और आपको बता दें कि इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था। गुरुवार रात गांव के बाहर विवाद हो गया। झिंझनियाली क्षेत्र के कोठा गांव का यह मामला। पाकिस्तानी घुसपैठिया रिजवान अशरफ की जेआईसी जारी है। रिजवान की जेआईसी का आज आखिरी दिन है। रिजवान जानकारी नहीं दे रहा है। रिजवान भारत में मौजूद मददगारों का खुलासा नहीं कर रहा है। नूपुर शर्मा की हत्या के इरादे से वो भारतीय सीमा में घुसा था और आपको बता दें कि उसकी जेआईसी का आज आखिरी दिन है, लेकिन पूछताछ में अगर कहें तो वो सहयोग नहीं कर रहा है और वो जानकारियां नहीं दे रहा है। जो उसके मददगार हैं भारत में, उसको लेकर उससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन वो उन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि नूपुर शर्मा की हत्या के इरादे से वो भारतीय सीमा में घुसा था। बीएसएफ के हत्थे चढ़ा। जेआईसी उसकी चल रही है और आपको बता दें कि इसमें वो भारतीय मददगारों का नाम नहीं ले रहा है। उसके बारे में कोई चर्चा वो करने को तैयार नहीं है और आज आखिरी दिन है जेआईसी का। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीगंगानगर से। अशोक, क्या जानकारी? जेआईसी के दौरान वो जवाब नहीं दे रहा। देखिए, चूंकि जेआईसी चल रही है और जेआईसी का आज आखिरी यानी कि 5वां दिन है और आज आखिरी दिन ही ये है कि जेआईसी में पूछताछ की जा सकती है उससे। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है इस समय कि जो रिजवान अशरफ है वो पूरी तरह से जवाब नहीं दे रहा है। खासतौर से उन लोकल कॉन्टेक्ट के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहा है सुरक्षा एजेंसियों को, जो यहाँ भारत में पहुंचने के बाद इसकी मदद करते। हालांकि जेआईसी के दौरान बहुत महत्वपूर्ण खुलासे हो चुके हैं। नूपुर शर्मा की हत्या के इरादे का खुलासा हो चुका है। इसके साथ साथ कल हमने देखा कि कल जेआईसी के चौथे दिन जो खुलासा हुआ वो हुआ कि जो पिछले साल पाकिस्तान में लाहौर किले के अंदर जो महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को गिराया गया था वो किसी और ने नहीं, इसी पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ के द्वारा गिराया गया था। हालांकि आज उम्मीद की जताई जा रही है सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ अन्य जो इंटेलिजेंसी है उनके अधिकारियों के द्वारा कि शायद आज हमें इस पूछताछ के दौरान कुछ और अहम खुलासे हो सकेंगे। लेकिन फिलहाल रिजवान अशरफ का जो रवैया देखने को मिल रहा है जेआईसी के दौरान ये है कि वो बड़ा ट्रेंड टाइप का लग रहा है। बहुत कम जानकारियां सुरक्षा एजेंसी को दे पा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में युवक का शव मिला है। पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। हत्या के बाद शव को नाले में फेंका गया। सुभाष यादव के रूप में मृतक की शिनाख्त हुई है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। मृतक सुभाष यादव बिहार का रहने वाला था। 25,000 की लालच में दोस्त विक्रम ने हत्या की। 19 जुलाई से लापता चल रहा था सुभाष यादव। लखनऊ का रहने वाला है आरोपी विक्रांत। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दोस्त ने ही 25,000 रुपए की लालच में दोस्त की हत्या कर दी है। यह जानकारी मिल रही है जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके से, जहां पर नाले में शव मिला है। सुभाष यादव के रूप में उसकी पहचान हुई है और सुभाष यादव जो कि बिहार का रहने वाला था और उसकी हत्या की है। हत्या का आरोप जो है वो विक्रांत पर है जो उसका दोस्त है। अजमेर के मसूदा थाना इलाके में बीती रात एक चलती ट्रक में अचानक से आग लग गई। इस हादसे में ट्रक चालक की जलकर मौत हो गई, जबकि खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। मृतक चालक का नाम चीतर सिंह रावत है, जो खेड़ी गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया और शव को अस्पताल पहुंचाया।
भरतपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों के हंगामे की खबर के बाद मौके पर मथुरा गेट थाना पुलिस पहुंची और मामले को शांत करवाया। महिला की इलाज के दौरान मृत्यु की सूचना मिली थी। सूचना पर जो है डेड बॉडी को आरबीएम की मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है। सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जैसा परिजनों द्वारा जो भी रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी उसके अनुसार कार्रवाई की। मैं आज जो थी मतलब चोट खा गई थी कि बरसात की वजह से उनके हाथ में चोट आई थी और मैंने बढ़िया हॉस्पिटल समझ के ये था एमजे हॉस्पिटल उसमें भर्ती कराया गया था। बोल रहे थे कि आप, मैंने बोला था कि इसको अभी भर्ती करना नहीं, प्लस्तर कर दो, आप छुट्टी हो जाएगी। बोल रहे थे आप पैसे जमा कराओ। मैंने पैसे तो नहीं है। बोल रहे तो कितने पैसे लगा सकते हो आप? मैंने सर मेरे पास पैसे हो ही नहीं सकते। फिर बोले मैं तो बहुत करीब आदमी हूँ साहब। बोले तो आप कुछ पैसे जमा करा दें। फिर बोले आपके पास भामाशाह कार्ड में? सर वो तो मेरे पास है। बोले भामाशाह के द्वारा आपका ट्रीटमेंट हो। कोटा में साइलेंसर से पटाखों की आवाज निकालकर लोगों में दहशत पैदा करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अलग अलग इलाकों में हो रही नाकाबंदी के दौरान तैनात पुलिसकर्मियों ने ऐसी मोटरसाइकिलों को जब्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। बसंत विहार इलाके में कार्रवाई करते हुए कई मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। आपको बता दें कि शरारती तत्व के लोग बुलेट सहित कई बाइक्स के साइलेंसर में से पटाखों वाली आवाज निकालकर लोगों को डराते हैं। ले चलते हैं आपको जयपुर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस वक्त बोल रहे हैं। आमंत्रित किया है, वो वागड़ जनजाति गौरव यात्रा निकालेंगे। मुर्मू जी का जो राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण होगा वो मैं उन आदिवासी भाई और बहनों के बीच में लाइव वहाँ से बेणेश्वर की जो हमारी पवित्र धाम है वहाँ से देखूंगा। त्रिपुरा सुंदरी से हम लोग वहाँ उस यात्रा को ज्वाइन करेंगे। पूजा अर्चना के बाद में तमाम जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है उससे होते हुए बेणेश्वर में हम लोग जनजाति के हमारे कार्यकर्ताओं के, जनप्रतिनिधियों के और आम लोगों के बीच में उनका शपथ ग्रहण लाइव देखेंगे। क्या आप एक तरह से आदिवासी रंग में रंगे नजर आएंगे? किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है? आपको लगता है कि आदिवासियों जैसा होकर के उनकी परेशानियां उनको समझने का वक्त आ गया है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी को आपने राष्ट्रपति? अब हमारा रंग तो एक ही रंग है, राष्ट्रवाद का, और उस राष्ट्रवाद में सामाजिक समरसता और समग्रता है। इसलिए जैसा देश वैसा भेष, जैसी सहूलियत मिलेगी वैसे ही करेंगे। आप टीवी पे देख लीजिए। विजयदास महाराज के बारे में जो सरकार ने कदम उठाया, दिल्ली इलाज के लिए लेके गए, क्या लगता है आपको सर? सरकार की सोची समझी साजिश है, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत नाजुक थी। 85% वो बर्न हो चुके थे, लेकिन सरकार किसी भी जनाक्रोश से बचने के लिए एक रास्ता निकाला कि उनको ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उनको दिल्ली शिफ्ट कर दिया। तो सरकार के लिए एक तकलीफ का कारण है कि साधु ने आत्मदाह की कोशिश की और वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया। बारां में अब तक औसत से 35% अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं बीते 2 दिनों से बारां शहर समेत छबड़ा, अंता, किशनगंज समेत विभिन्न जगहों पर तेज बारिश हुई। बारिश के चलते जिले की कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों पर बनी पुलिया, रपटों पर पानी की 2 से 4 फीट तक चादर चल रही है। खास बात यह है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं और इस चक्कर में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। पूर्व मेयर के निवास के बाहर सीवरेज का पानी फैल गया। डबल शंकर मंदिर के परिसर में सीवर का पानी पहुंचा। पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि शिकायत पर कोई समाधान नहीं हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, सवाई माधोपुर से है, जहां मासूम से रेप की वारदात सामने आई है। पड़ोसी ने रेप किया, लोगों ने आरोपी को पकड़ा है। पुलिस को आरोपी को सौंपा गया है। आपको बता दें कि घटना से लोगों में आक्रोश है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें सवाई माधोपुर से, जहां पर एक मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है और
आरोपी जो है वो पड़ोसी ही है बच्ची का। और उसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सवाई माधोपुर से, जहां एक मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। पड़ोसी ने ही रेप की वारदात को अंजाम दिया। गिरिराज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। गिरिराज, क्या जानकारी? देखिए, बहुत ही एक संगीन मामला है जो सवाई माधोपुर शहर के एक मोहल्ले के अंदर घटित हुआ है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, महिला जो थाना पुलिस है उसके अनुसार जो बताया जा रहा है कि एक 4 वर्षीय भोली से एक मासूम है जिसको टॉफी दिलाने के बहाने एक जो युवक है वो उससे बहला फुसला करके ले गया और उसके साथ में दुष्कर्म की बेहद संगीन और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। और थोड़ी देर पश्चात में जब वो वापस मासूम को जब छोड़ करके गया आरोपी, तो वो काफी लहूलुहान हालत में थी, बदहवास अवस्था में थी। तो ऐसे में आसपास के मोहल्ले के जो लोगों ने इस आरोपी को भी दबोच लिया और महिला थाना पुलिस को इतला दी, जहां पर महिला थाना पुलिस ने इस जो आरोपी है इसको पकड़ लिया और जो परिजनों ने इसके उपचार के लिए बच्ची को अस्पताल पहुंचाया है। और इसके अलावा जो महिला थाना पुलिस में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और पॉक्सो एक्ट में यह मामला दर्ज किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गिरिराज आपका तमाम जानकारी के लिए।